नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। भारत लाइव 24 के कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा और क्षमतावान प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष यदुवंशी जी। तो करते हैं सुभाष जी से कुछ खास बातचीत। सुभाष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सुभाष जी, अगर बात करें राजनीति की तो सबसे पहले आप बताइए कि आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कहां से हुई, कब भाजपा से जुड़े और काम करना शुरू किया? देखिए, भाजपा से तो बहुत पहले जुड़ गए। जैसे अगर विचारधारा की बात करें आप, तो जब मैं छोटा था तो हम लोग एक प्लेग्राउंड में खेलने जाते थे, तो वहाँ संघ की शाखा लगती थी। मेरा एक मित्र है, बहुत दिनों तक हम लोग साथ पढ़े इंटरमीडिएट तक, तो वो जाता था, उसके साथ हमने शाखा में जाना शुरू किया। फिर विद्यार्थी परिषद में मैंने बहुत दिन तक काम किया है। विद्यार्थी परिषद में टेक्निकल स्टूडेंट विद्यार्थी परिषद एक विंग थी, तो मैं मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से मैंने बीटेक किया है। तो उस दौरान भी मैं विद्यार्थी परिषद में लगातार काम करता रहा। और उसके बाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम भी करते थे, समर्थक भी थे। लेकिन मुख्य धारा में अगर आप पूछें कि मुख्य धारा में जिम्मेदारी सहित, एक अच्छी जिम्मेदारी सहित मैंने 2007 से काम करना शुरू किया है। वो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जो इस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उस समय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। विद्यार्थी परिषद के समय से ही मैं उनको जानता भी था और हम लोग साथ में काम भी किए हुए थे उन लोगों के नेतृत्व में। तो 2007 में मैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा का बना। तब से मैं लगातार युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में 2012 तक रहा और उन जिम्मेदारियों पे रहा। तो एक वर्किंग तब से हमारी शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी में। आपने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़े रहे जी। अगर तुलना करें उस समय के दौर की और आज के दौर की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की क्या भूमिका आज है और तब क्या थी? देखिए, विद्यार्थियों के भीतर राष्ट्रवादी चरित्र विकसित हो सके, ये विद्यार्थी परिषद का प्रथम उद्देश्य है। एक दूसरा, जो शिक्षा है उसमें तमाम तरह की जो वैल्यूज हैं, मूल्य आधारित शिक्षा इस देश में ठीक से चले और उस तरह से चीजें जो है वो समाज के लिए हितकारी हों, कल्याणकारी हों। और भारत माता और जो अपना भारत की संस्कृति है, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा में कोई चीज ठीक से रहे, इन बातों को लेकर के विद्यार्थी परिषद कैंपस में काम करता है। लेकिन एक बात विद्यार्थी परिषद के बारे में और जो विद्यार्थी संगठन है उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा तो आपको आसानी होगी समझने में। बाकी जो विद्यार्थी संगठन है वो पॉलिटिकली डायरेक्ट प्रेरित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैंपस के अंदर जाकर के कभी काम नहीं करती विद्यार्थी परिषद के साथ। ये ठीक है कि विचारधारा हमारी एक है, लेकिन वो ऑटोनॉमस तरीके से, स्वायत्त तरीके से कैंपस के अंदर काम करते हैं। युवा मोर्चा की बात करें तो युवा मोर्चा में कई आपका युवा मोर्चा हो गया, कांग्रेस का अलग हो गया, बसपा का अलग हो गया, हर पार्टी का अलग अलग है। क्या आपका संगठन किस तरह से अलग है, किस तरह से काम करता है और क्या अंतर है अन्य संगठनों से? बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है आपने। और ये जो प्रश्न आपने हमसे पूछा है, ये भारतवर्ष के 65 करोड़ युवाओं का प्रश्न है जो आपने हमसे पूछा है। देखिए, आज के 200-250 साल पहले युवाओं को जो सबसे बड़ा गिफ्ट मानवता में मिला वो लोकतंत्र का गिफ्ट था। पहले क्या था कि राजाओं का शासन होता था। एक राजा को जब धन की कमी पड़ती थी या उसको लगता था हमें अपने राज्य का विस्तार करना है, तो वो आक्रमण कर देता था और दूसरे जगह पर जहाँ वो जीतता था वहाँ की सब कुछ चीज़ें उसकी हो जाती थी। लेकिन अगर वो हार जाता था तो कत्ल कर दिए जाते थे लोग। तो लोगों को ये लगा इससे बहुत जनधन और इन चीज़ों की हानि होती है। तो चिंतकों ने, जो मानवता के चिंतक थे, वो लोकतंत्र की कल्पना उनके मन में आई और एक तरह से लोकतंत्र कई सारे देशों में आया। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता था। लेकिन लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोकतंत्र की आखिरी सीढ़ी पे जो व्यक्ति खड़ा है, कोई लड़की है, लड़का है, मतलब एक जिसमें कोई भेद नहीं है, वो भी ये सपना देख सकता है कि कल मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, कल मैं भारत का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं से किसी और पार्टी के अंदर ये क्षमता है क्या कि वो सुन लेंगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, या उनके अंदर ये क्षमता है क्या कि वो उनको ये अधिकार देने को राजी हैं? तो देखिए, बाकी जगह अगर इसी को आप थोड़ा डिटेल में परिभाषित करें तो बाकी जगह तो जो उनके नेताओं के पुत्र हैं, जैसे अखिलेश जी हैं,
राहुल जी हैं, तेजस्वी जी हैं। तो आज इस प्रदेश और देश का युवा इनसे ये पूछता है, तुमने हमारे सपनों पे कब्जा क्यों कर रखा है? तुम तो हमें सपना देखने की भी इजाजत नहीं देते हो। भाई, समाजवादी पार्टी में कोई ये सपना देख सकता है क्या कि कल मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? ये अवसर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं को देती है और कोई नहीं देते। अगर हम लास्ट में आपको ये बात बोलें तो भारतीय जनता पार्टी में युवा शासक की भूमिका में है और बाकी जगह वो उनके गुलाम की भूमिका में है। आपको प्रदेश अध्यक्ष बने, कौन कौन सी चुनौतियां आपके सबसे पहले सामने आई जिनको आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं? देखिए, हमारे समक्ष सबसे बड़ी एक चुनौती है कि गैर भाजपा सरकारों ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक वातावरण को इतना दूषित कर दिया कि जो क्रीम टैलेंट है इस प्रदेश का, क्रीम टैलेंट कौन है? IIM में BBA कर रहा है, BCA कर रहा है, मॉसकॉम कर रहा है, वो कहता है नो आई हेट पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता हूँ। अच्छा, जो नीचे है, जो वंचित है, शोषित है, दलित है, गरीब है, गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहा है, उसका बेटा भी ये नहीं सोचता है कि मैं राजनीति कर सकता हूँ। वो एक हेल्पलेस एंगर से ग्रसित है। उसको लगता है नहीं नहीं, ये क्या सपा बसपा के शासनकाल में लेनिन का कुर्ता पहने हुए, सफारी फॉर्च्यूनर से फर्राटे उड़ाते हुए, लोगों को डराते हुए, ऐसी छवि युवा नेताओं की उसके मन में आई। हमारी बहनें जो माताएं थीं वो सोचती थी नहीं, हम तो राजनीति में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा सम्मान वहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी युवा आबादी को, भारत एक युवा देश है जहाँ की 65% आबादी युवा है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा हिस्सा भारत का है, और इसके अगर ऊपर का क्रीम टैलेंट और जो नीचे का व्यक्ति है, अगर वो युवा ऐसा सोच रहा है तो आप इस उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाएंगे और भारत को कैसे महाशक्ति बनाएंगे? तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि इन युवाओं के भीतर राजनीति के प्रति एक विश्वास पैदा करना और ये बताना कि सेवा राजनीति का माध्यम हो सकता है। अगर आप किसी परिवार में बड़े नहीं पैदा हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप इन सब चीज़ों के लिए, आपके पास गैंग, गिरोह, जाति, माफिया ये सब नहीं है, फिर भी आपके अंदर जुनून है सेवा करने का और आप अपने दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा आपका स्वागत करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हमारी बहनों को भी और युवाओं को भी हम उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ करके आके हमसे बात कर सकते हैं। हम लोग एक वॉलंटियर्स अभियान भी अभी आगे चलाने वाले हैं। मतलब पहली चुनौती ये है। और दूसरी चुनौती आपको पता है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो मोदी जी को 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जिता करके भेजना, ये चुनौती, इन दो चुनौतियों के लिए युवा मोर्चा लगातार काम कर रहा है। आपने कहा भारत 65% जो आबादी युवाओं की है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जुड़े हुए हैं लोग। आज के युवा का जो दौर है वो पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करता जा रहा है और ये भटकाव की तरफ है। आपको लगता है, मेरे ख्याल से आपको भी महसूस होती होगी, ये भटकाव की तरफ है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की इस भटकाव को रोकने के लिए, युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे, क्या करने वाले हैं? देखिए, थोड़ा मेरा विचार इसमें आपसे अलग है। मैं उसी बात को दूसरे तरीके से कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सारा कुछ पश्चिम का बुरा नहीं है, उपयोग उसका बुरा हो सकता है बट वो बुरा नहीं है। ऐसे योग है, योग हमने दुनिया को दिया है, तो कुछ हम उनको देंगे, कुछ हम उनसे लेंगे। एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण करेंगे जिसमें भारत के जो मूल्य हैं वो सुरक्षित रहें, वो खत्म ना हो। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारे युवा, कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती हैं कि वो नशे से ग्रस्त हो रहे हैं या और इस तरह की, उसका जरूर हम लोग उसमें काम करेंगे। बहुत सारे NGOs भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, आप देख रहे होंगे कि हमें अपनी संस्कृति को भी, जैसे फेसबुक के माध्यम से, जैसे पहले क्या था कि मीडिया में भी एक तरह की मोनोपोली थी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लिखना चाहता है तो वो कहाँ लिखने जाता, आज वो खुद अपना एक पोर्टल बना करके लिख सकता है, फेसबुक पर ब्लॉग लिख सकता है अपने, तो उससे वो भारतीय संस्कृति का भी प्रचार कर सकता है और भारतीय मूल्यों का भी संवर्धन कर सकता है। इसी प्रकार से जैसे हमने योग सीखा, तो हम दुनिया को ये संदेश दे सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो अच्छी चीजें मानवता में दुनिया के किसी कोने में हो रही हैं, हम उसको एज इट इज स्वीकार करें और बुराइयां जो हैं वो हर जगह की, उसे दूर करने का ये प्रयास तो होना ही चाहिए और हो भी रहा है। और युवा मोर्चा इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के बीच में जाएगा। हम लोग विभिन्न प्रकार के मोटिवेशनल्स और इस तरह के शिविर भी लगाते रहते हैं। विचारधारा की बात करें
युवा मोर्चा की विचारधारा, जाहिर सी बात है युवा विचारधारा होगी जी। भाजपा की विचारधारा अपनी अलग विचारधारा है, सबका साथ सबके विकास की भी एजेंडा लेके चलते हैं। तो अगर विचारधारा की हम बात करें तो किस तरह से एक है कि युवा विचारधारा है और भाजपा विचारधारा है, किस तरह से का इनका ना आपका संबंध है आपस में? नहीं देखिए, विचारधारा तो एक है, विचारधारा एक है, आयु वर्ग का फर्क है कि मतलब जो युवा हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो थोड़ा मैच्योर नेतृत्व है वो वहाँ पर है। युवा मोर्चा के दो कार्य हैं, एक तो नौजवानों को इस विचारधारा से जोड़ना और दूसरा पार्टी को एक नेतृत्व प्रदान करना। आगे का जो लीडरशिप है वो युवा मोर्चा से प्रशिक्षित होकर के, ट्रेंड होकर के, राष्ट्रवादी विचारों में ट्रेंड होकर के, जो भारत देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ठीक है, ऐसे युवाओं को तो एक हम नेतृत्व भी आगे पार्टी को देते हैं। एक बड़ी संख्या में जिले से लेकर के मंडल से होते हुए और प्रदेश तक का एक नेतृत्व, मतलब आज की जो युवा मोर्चा है वो भविष्य की भाजपा है, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। आप देखेंगे कि एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप युवा मोर्चा से पार्टी में आई है। अरुण जेटली जी हैं, उमा भारती जी हैं, अभी अपने दिनेश शर्मा जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, पूनम महाजन जी, बहुत सारे लीडर्स, मानी राजनाथ जी हैं, कलराज जी हैं, तो ये सब लोग युवा मोर्चा से आए हैं। तो इस तरह है और बाकी विचारधारा तो एक ही है हमारी। भाजपा 2 सीट से आज मैक्सिमम देश में, राज्यों में सरकार बनाने बैठी है, क्या कारण है कि आज भाजपा 2 सीट से लगातार बढ़ती चली जा रही है? क्या इनके एजेंडे हैं और जो विकास की इन्होंने जो बात कहते हैं वो कहाँ तक सार्थक है? देखिए, मैंने आपको बोला कि एक तो मैंने पहले भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है ऐसे, जैसे कोई युवा है, सम्मान, जिसके अंदर आत्मसम्मान की भावना है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, तो मैंने कहा ये अकेली पार्टी है जो हमें सपना देखने का हक देती है। तो ये ऐसा मैं अकेले महसूस नहीं करता हूँ। जो भी युवा को ये लगेगा कि नहीं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि चाहे मैं कितना भी योग्य रहूँ तो भी मुझे अखिलेश यादव का ही नारा लगाना है, मैं कितना भी योग्य रहूँ तो भी मुझे राहुल गांधी का ही नारा लगाना है। तो एक तो हमारी विचारधारा ऐसी है कि इसमें जो आत्मसम्मान से भरे हुए युवक और युवतियां हैं वो हमारी पार्टी में आते हैं, एक बात। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, आपको भाजपा के लिए ऐसी पार्टी मिलेगी जहां पर चना खा करके और जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है, जिनको कुछ नहीं बनना है, मतलब जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है कि हमें ये बनना है वो बनना है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जगह कहा था, हजारों लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि मेरा अस्थि विसर्जन कौन करेगा। ऐसे लोगों के त्याग, बलिदान, तपस्या और जो विचारधारा मैंने आपको बनाई है, उनसे एक महान पार्टी का निर्माण हुआ है और इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और जहाँ तक रही सीटों की बात, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याणकारी 136 से ज़्यादा जो योजनाएं हैं और उनका जो एक व्यक्तित्व है कि देश देखता है कि आज गर्व है कि दुनिया के जो टॉप लीडरशिप है, जो महाशक्तियों के नेता हैं, वो मोदी जी को अपना रोल मॉडल समझते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसे देश का संचालन करना चाहते हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों से एक पार्टी की विजय लगातार निरंतर जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव आने को हैं, बहुत समय नहीं रह गया है, मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने का मैक्सिमम समय बचा है। क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्या भूमिका रहने वाली, क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, किस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करने वाले हैं? करीब 1.5 लाख बूथ हैं, बहुत सारी बातें ऐसी, जैसे आप एक देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि 136 से ज़्यादा योजनाएं हैं। एक कोई भ्रष्टाचार का मामला आप सीधे नहीं बता सकते कि केंद्र सरकार में या प्रदेश सरकार में हुआ है। आप वंशवाद पूरे पार्टी में कहीं पे भी नहीं है। अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो विपक्ष कोई एक चीज़ बताए जिसके कारण उसे वोट दिया जाए, कोई एक चीज़ विपक्ष बताए। विपक्ष के पास मोदी और योगी विरोध के अलावा क्या एजेंडा है? मैं आपसे पूछता हूं, आप मीडिया के हैं, आप तो बहुत अवेयर रहते हैं, पिछले जब से विपक्ष में कौन सा क्रिएटिव एक काम या क्रिएटिव बात अखिलेश जी ने उठाई है, मायावती जी ने, सिवाय इसके कि हम लोग मिलकर भाजपा को हराएंगे? इस एक बात के अलावा उनका सारा प्रयास, सारा, तो ये नकारात्मकता की जो राजनीति है, नेगेटिविटी की जो पॉलिटिक्स है, इसको जनता सिरे से नकार देगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग इकट्ठे हैं तो ऐसा नहीं कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था।
जब सत्ता के गलियारों से खींच करके हमने इनके घरों में इनको कैद कर दिया था, जब इसी उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार चलती थी और हमने इनको 5 सीटों में समेट दिया और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट पे समेट दिया, कांग्रेस को 2 सीट पे समेट दिया, तो हमें पता था ये लोग इकट्ठे होंगे और हम उत्तर प्रदेश में 50% से आगे की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और इसके लिए युवा मोर्चा घर घर कोटि कोटि 22 करोड़ जनता तक उत्तर प्रदेश की जाएगा, उनको मोदी जी की योजनाओं को बताएगा, उन माओं को जो योजना का वो पा करके और 200 सिगरेट का धुआं चूल्हे पे वो पकाती थी तो 200 सिगरेट का धुआं उनके फेफड़ों में चला जाता था। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान को व्यक्त करता है, ये सिर्फ योजना नहीं है। आपने देखा होगा तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब हमारी माताएं बहनें खुले में शौच के लिए जाती थी तो सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार उसी समय होता था। 8 करोड़ शौचालय बना करके देश में हम लोगों ने दिए हैं। ये मातृशक्ति को सम्मान देने का मामला, ये सिर्फ योजना और शौचालय का मामला नहीं है। ऐसे आप देखेंगे कि जनधन योजना हो गई, बीमा योजना हो गई, सबको बिजली 18,000 गाँव में बिजली पहुँचाने का मामला हो गया, अपराधियों के प्रति सख्ती से कार्रवाई करने का मामला हो गया। आज अपराधी कह रहे हैं हमको बेल ही नहीं करानी है, हमको जेल में रहना है, और यही नग्न तांडव अपराधी अखिलेश सरकार के उसमें करते थे और समाजवादी पार्टी तो गुंडों का पर्यायवाची मानी जाती है। ये लोग क्या बात करेंगे। आपने देखा होगा मायावती जी के समय यही सीएम के आवास से थोड़ी ही दूर पर पॉइंट ब्लैंक रेस से 5 सीएमओ की हत्या की गई। तो क्या ये प्रदेश की जनता ये सब भूली थोड़ी ना है, उनको लगता होगा कि ये सब भूल गए हैं। इसलिए हम लोग प्रचंड बहुमत से फिर दोबारा 2019 में सरकार बनाएंगे और जो मिशन हम लेकर के चलें, जो योजनाएं हमारी शुरू हुई हैं, जो समाज बदलने का, हम इसलिए नहीं हम लोग जीत रहे हैं चुनाव कि किस कोई मंत्री बन जाए और कोई पद पा जाए। हम समाज, अच्छे दिन किसके आने, अच्छे दिन ऐसा नहीं कि भाजपा के नेताओं के आ जाएं, अच्छे दिन उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के आए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये लक्ष्य जब पूरा होगा और हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, इन बातों को हम जाकर के बताएंगे। मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, तो मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? हम सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, हम सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि देखिए, 2 तरह के रिसोर्स किसी भी राष्ट्र या प्रदेश को मिलते हैं। एक होता है भौतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। आज योगी जी के रूप में और मोदी जी के रूप में एक स्टेट्समैन लीडरशिप मिली है जो पूरे दुनिया में अनुकरणीय है। इसके पहले कैसा नेतृत्व था? प्रदेश में ऐसा नेतृत्व था कि पिता और पुत्र मंच पर लड़ते थे और पूरे 22 करोड़ की जनता रंगमंच पे देखती थी। देखो, परिवार के झगड़े को पूरे प्रदेश का इशू बना दिया है। हाँ, बहन जी का आपने देखा होगा कि किस तरह उनके लोग अंतिम समय में जेल जा रहे थे लगातार, जब सीबीआई वो कर रही थी। आज योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी लीडरशिप देश को मिली है कि अगर कहीं पे वो लोग बीच में आए तो ये विकास ब्रेक हो जाएगा। ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं ये ब्रेक हो जाएंगी। तो एक तो इस विकास के लिए और इस जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतने स्टेट्समैन लीडर के लिए, सिप के लिए। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान 40 सालों से हमारे मासूम लोगों की हत्या कर रहा था, सरकारें सिर्फ बातचीत कर रही थी। लेकिन आज दुनिया में सिर्फ 3 सुपर पावर ऐसी हैं जो किसी के सीमा में घुस के अपने देश के विरोधियों, विद्रोहियों, आतंकवादियों से बदला ले सकते हैं। ऐसा अमेरिका है, इजराइल है और भारत है तीसरा देश। तो ये सब किसके नेतृत्व में हुआ है? ये जो लीडरशिप है, इस पे विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे विश्वास करके, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो अंत्योदय हमारा सिद्धांत है दीनदयाल जी द्वारा दिया हुआ कि लोकतंत्र की आखिरी सीढ़ी पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको ये महसूस हो कि ये सरकार हमारी है, वो उसमें लगातार ये सरकार राउंड द क्लॉक काम कर रही है। इसलिए प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और अगले चुनाव में प्रचंड बहुमत से दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और भारत माता को विश्व महाशक्ति के स्थान पर बिठाए। ये हमारी अपील है उत्तर प्रदेश की जनता से। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष यदुवंशी जी कहना है, जिस तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास की गंगा बहा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर 2019 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो कि एक युवा संगठन है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगली बार किसी नए मेहमान के साथ फिर होगी यार, तब तक देखते रहिए भारत लाइव 24।